हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं वो क्लास 8 की है। वर्कशीट नंबर 29 जो हमें 2022-23 के सेशन में भी करनी है। आप इस डेट को नहीं देखेंगे। और भारतीय संविधान की जो 8th क्लास की वर्कशीट है उसमें 4 वर्कशीट करनी थी, जिसमें से ये 4th नंबर की है, भारतीय संविधान के लक्षण। तो चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें धर्मनिरपेक्षता के बारे में दिया हुआ है। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता एक ही बात है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। कहने का अर्थ यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको पूर्ण आज़ादी है। और राज्य सभी लोगों की धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देगी। मतलब धार्मिक मान्यताएं, जैसे कि हर एक धर्म की अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं, तो उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो, और वो जो कस्टम्स है वो किस तरीके से अपना पूजा पाठ या बाकी जो चीज़ें करते हैं वो सब, तो सरकार जो है इसमें सभी को इक्वल सम्मान देती है। अब हम बात करें अपने पड़ोसी देशों की, तो जैसे मान लीजिए श्रीलंका एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना जो है देश का धर्म घोषित कर रखा है। ऐसे चाइना ने भी बौद्ध धर्म को अपना धर्म घोषित कर रखा है, देश का धर्म घोषित कर रखा है। पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने इस्लाम को अपना राज्य धर्म घोषित कर रखा है। यहाँ राज्य का मतलब देश से है, ठीक है। तो लेकिन भारत कैसा देश है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की आज़ादी धर्म के आधार पर, विभाजन के आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो उस समय की जो सिचुएशन थी उसको देखते हुए, तो जब संविधान बना था तो बहुत सारी जो उस समय जो देश की सिचुएशन थी, देश का इतिहास था, वो बहुत कुछ बातें जो है हमारे संविधान में उसके अकॉर्डिंग ही फैसला लिया गया है, उस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिनमें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहता है। मतलब साकार करना चाहते हैं। संविधान उन आदर्शों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो हम अपने जो प्रतिनिधि हैं, मतलब हमने जो अपने वोट डाल के जिन नेताओं को जो चुना है उनको हम प्रतिनिधि कहते हैं। तो उन प्रतिनिधियों के द्वारा हम अपनी वो सारी चीजें मनवाना चाहते हैं जो कि हम अपने देश की सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि भारतीय संविधान एक लचीला संविधान है। भारतीय संविधान जो है अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। मतलब कि ना तो ये पूरी तरीके से लचीला है कि इसमें कोई भी सरकार आए और कभी भी कोई भी चेंजेस कर सकती है, ना फिर ये बिल्कुल ही कठोर है। कठोर का मतलब ये है कि इसमें कोई चेंजेस हो ही नहीं सकते। तो भारत का संविधान ना तो लचीला है ना तो कठोर है। यहाँ पे ये चीज गलत दे रखी है। भारत का संविधान जो है अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है, दोनों का मिक्सचर है। राजनीति की कई चुनौतियों को अपनाने के लिए इसमें कई संशोधन किए गए हैं। टाइम पर हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए जो है 75 साल हो गए हैं। उससे पहले हमारा देश का संविधान बना था, तो तब की सिचुएशन और आज के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। तो हमेशा सिचुएशन सेम नहीं रहती हैं, तो इसीलिए परिस्थितियों में कुछ बदलाव आने के कारण हमारे संविधान में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ फोटोज दी हुई है। ये फोटो जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। ये फोटो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है। और बाकी संविधान सभा के सदस्य हैं जो संविधान, ये जो यहाँ पे ये पुस्तक दिखाई गई है ये हमारी ओरिजिनल संविधान सभा की है, जो कि एक्चुअल में जब फर्स्ट टाइम लिखा गया था तो हाथ से लिखा गया था और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था, बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। तो ये सब फाइनल जिस दिन संविधान हमारा कंप्लीट बनकर तैयार हो गया था, तो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उन सभी ने इस संविधान सभा के लास्ट में अपने अपने सिग्नेचर किए थे। उपरोक्त तस्वीर जो है ये 24 जनवरी 1950 की है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। उसके बाद संविधान सभा को भंग कर दिया गया था और 24 जनवरी को ही सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था।
संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए ये फोटो दे रखी है। बाएं में सबसे पहले कौन है? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरी तरफ संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरे में कौन कौन है? श्री जयराम दास दौलतराम, जो कि उस टाइम पे खाद्य और कृषि मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर जो है ये पंजाब, ये जो है ये राजकुमारी अमृत कौर है, ये पंजाब की महारानी थी और ये संविधान सभा की सदस्य भी थी और बाद में भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री, स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री जो है राजकुमारी अमृत कौर बनी थी। डॉक्टर जॉन मथाई हैं, ये वित्त मंत्री थे उस टाइम पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कि उप प्रधानमंत्री बनाया गया था और उस टाइम पर गृह मंत्री भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहे हैं क्योंकि देश की एकता के लिए, इसीलिए जो गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब एकता का प्रतीक, क्योंकि जितनी भी देशी रियासतें थी वो सब स्वतंत्र होना चाहती थी, उन सबको जो है भारत में इकट्ठा होने के लिए, भारत में शामिल होने के लिए उनको मनाना कोई आसान काम नहीं था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अकेले ही इतने सारे राजाओं को देश में शामिल होने के लिए मनाया। तो इसीलिए जो है अगर इन देशी रियासतों को हम अपने देश में नहीं मिला पाते तो अब तक भारत के और बहुत सारे टुकड़े हो चुके होते। तो भारत को एकता के सूत्र में बांधने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, इसीलिए उनको उनका स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। ठीक है, और लास्ट में पीछे जो है श्री जगजीवन राम खड़े हैं, जो कि उस टाइम पहले हमारे श्रम मंत्री बने थे। ये जो इधर फोटो दी हुई है, ठीक है। अब आपको जो है ये क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसको मैं लास्ट में समझाऊंगी, पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देती हूँ। फर्स्ट है, निम्नलिखित स्थितियों में किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? देखिए, पहला पूछा गया है, यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है। हमने ये पढ़ा था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति को खरीदना या बेचना कानूनी जुर्म है और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखाने में काम कराना भी कानूनी जुर्म है। तो इसमें उसके कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? ठीक है, तो आंसर देखते हैं। इसमें उसका शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है उसका हनन किया जा रहा है, मतलब छोटा बच्चा है, 14 साल से कम उम्र का है, तो उसका शोषण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है। अगर कोई नेता दूसरे राज्य के नेता को अपने यहाँ पर काम करने से रोकता है तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब ये है कि वो अपने राज्य के या दूसरे राज्य के लोगों के स्वतंत्रता के अधिकार को छीन रहा है। क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट में जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कोई भी काम कर सकता है, इस चीज़ की उसको आज़ादी है। पर यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि यदि कोई नेता किसी दूसरे राज्य के लोगों को अपने यहाँ काम करने से रोक रहा है तो ये क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार उसका छीना जा रहा है। नेक्स्ट है, यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसका मतलब उसका कौन सा अधिकार छीना जा रहा है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि व्यक्ति जो है अपनी, अगर अल्पसंख्यक है तो वो अपनी भाषा, अपने जन समुदाय, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई भी संस्था बना सकता है। और लास्ट पार्ट है, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को सिर्फ इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है कि वह अधिकारी महिला है, यानी कि कोई किसी जगह पर जो है प्रमोशन नहीं दी जा रही है किसी को सिर्फ इसलिए कि वो एक लेडीज है, तो ये लिंग भेदभाव हो रहा है। तो ये उसका कौन सा अधिकार छीना जा रहा है? समानता का अधिकार। क्योंकि समानता के अधिकार में हमने पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान के आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है, उसके कॉलम के आयाम जो है उसमें हमें ये बताना है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है संघवाद। संघवाद की इंपॉर्टेंस क्या है? स्वशासन या साझा शासन की व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए संघवाद का प्रयोग किया गया है हमारे देश में। सेकंड है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा करने से क्या फायदा होगा? राज्य का कोई भी एक अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता, उससे बचने के लिए शक्तियों का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे जीवन के मूलभूत अधिकार हैं, किसी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए और उसकी उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। अगर
अगर ये नहीं होते हैं तो लाइफ जो है वो लोग जो है जो पिछड़ा वर्ग है वो अपनी उन्नति नहीं कर पाएगा। और लास्ट है संसदीय शासन पद्धति, लोगों की शासन में भागीदारी या प्रतिनिधियों की जवाबदेही के लिए। मतलब संसदीय शासन प्रणाली से क्या होता है, लोग अपना नेता खुद चुनते हैं और वो जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे चुने हुए नेता हैं, वो हमारे प्रति जिम्मेदार होते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। क्योंकि अगर वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम जो हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है तो उस टाइम पर हम उनको चुनेंगे नहीं। तो चलिए उसके बाद अपने इस क्रियाकलाप को देख लेते हैं, जिसमें क्या क्या बताया था कि इन मुख्य लक्षणों के अलावा संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख है। ये मैं आपको एक बात बता दूं कि संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं वो संविधान में स्टार्टिंग से नहीं थे, उनको बाद में जोड़ा गया था। 11 मौलिक कर्तव्यों, टोटल हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं 6 और मौलिक कर्तव्य कितने हैं 11। ठीक है, तो आपको एक्टिविटी दी गई है कि 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित आपको कोई रेखा चित्र तस्वीर बनानी है या उस पर कविता या गीत लिखना है और उसको कक्षा में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे टोटल जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो देखिए जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारे देश की जो संविधान सभा के जो 300 लोग थे उनको 300 साल लगे हमारे देश का संविधान बनाने में, ऐसे ही हमारा संविधान नहीं बन गया था। तो उन लोगों ने क्या किया था, वो हर दूसरे देशों में गए, वहाँ के संविधान को पढ़ा और जिस भी देश के संविधान से जो भी चीज़ें उनको अच्छी लगी थी वो उन्होंने हमारे संविधान में इंक्लूड कर दी। तो जो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये जो हमारे संविधान के 395 आर्टिकल हैं उसमें से जो आर्टिकल 51 का भाग है उसमें हमारे मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं और ये मूल कर्तव्य हमने रूस के संविधान से लिए हैं। मतलब रूस के बहुत सारे ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, रूस, बहुत सा हम देखेंगे कि बहुत सारे देश के संविधानों से हमने कोई ना कोई चीज़ ली है। तो रूस के संविधान से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य लिए हैं, जिसमें से टोटल 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। पहला है प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य होगा कि वे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर्श करें। ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का हमें, राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय ध्वज का या कोई भी जो है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं उन सब का हमें सम्मान करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। जैसे कि आपको पता है आपका देशभक्ति का करिकुलम चला हुआ है, ठीक है, तो ये सब इसीलिए है कि हमारे दिल में हमेशा देश के लिए प्यार, देशभक्ति बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। संप्रभुता का मतलब होता है कि हमारे देश पर किसी दूसरे देश का अधिकार नहीं है। जैसे अगर बात करें हम 1947 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश संप्रभु नहीं था। हमारा देश संप्रभु कब बना है, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो हमारे देश की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसके लिए हमें हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता, भातृत्व की भावना का निर्माण करें। मतलब भाईचारे की भावना का विकास करना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसको हमें समझना चाहिए और अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। अपनी संस्कृति के जो रीति रिवाज है उनका पालन करना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। मतलब जो हमारी प्रकृति है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, उसको बचाने के लिए काम करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना चाहिए। मतलब हमेशा जो है विज्ञान और टेक्नोलॉजी के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति मतलब जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जबकि आप देखते हैं कि कभी भी कोई जो है हिंसक विद्रोह होता है तो सबसे पहले लोग जो भी सार्वजनिक संपत्ति होती है, जैसे कहीं पर बस है, कोई बिल्डिंग है, तो लोग इनमें आग लगाना, तोड़ फोड़ करना, यही सब शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब हमें हर फील्ड में आगे बढ़ते रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। और जो ये लास्ट वाला जो कर्तव्य है 11 वाला, ये बाद में जोड़ा गया है। मैंने आपको बताया था ना, संविधान अंशतः लचीला अंशतः कठोर है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब इस चीज़ की इतनी जो है वैल्यू नहीं थी या इतनी मांग नहीं थी, पर आज की सिचुएशन को देखते हुए हर माता पिता के लिए ये उसका
मौलिक कर्तव्य बना दिया गया है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को जरूर से जरूर स्कूल भेजें और उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराएं। और ये जो कर्तव्य है 11th वाला, ये संविधान में जो संशोधन होते रहते हैं उनमें जो 86 नंबर का जो संशोधन हुआ था तब ये जोड़ा गया था। तो आपको एक्टिविटी में फोटोज बनानी है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी आप 11 के 11 मौलिक कर्तव्यों की फोटो बनाइए, आप कोई एक बना सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करने के लिए मैंने फोटोज डाली हैं। जैसे ये वाली फोटो है, भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका निभाना, प्रकृति की सुरक्षा करना। और इधर आप देखेंगे कि लोग जो है तोड़ फोड़ कर रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। राइट टू एजुकेशन जो कि सबसे लास्ट में जोड़ा गया है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजना हर माँ बाप का कर्तव्य है। ठीक है, तो ये इसके साथ ही आपकी वर्कशीट समाप्त हो गई। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।